कबीर जय की तरफ चल पड़ा। वह 2 कदम ही बढ़ा था कि उसने जय को किसी को फोन मिलाते देखा तो ठहर गया। वह जानता था कि जय दिमागी तौर पर काफी परेशान हो गया था। वह भले ही ट्रेनिंग ले चुका हो, लेकिन किसी को मारना इतना आसान भी नहीं होता। कुछ देर बाद जय की आवाज ने कबीर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जय, हेलो पापा, कैसे हो? पापा ने इतने दिनों बाद अपने बेटे की आवाज़ सुनी तो बहुत खुश हुए। मैं तो अच्छा हूँ, और तेरी आवाज़ सुनने के बाद तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। लेकिन तू कैसा है? कैसा चल रहा है वहाँ सब? मन तो लग रहा है ना तेरा? कोई दिक्कत तो नहीं? खाना पीना ढंग से खाता है या नहीं? पापा की अपने लिए इतनी परवाह देखकर जय इमोशनल हो गया। वह रुंधे गले से बोला, पापा, पापा मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी को मार नहीं सकता। ऐसे कैसे किसी की जिंदगी एक झटके में छीन लूं? कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। पापा यह सुन सकते में आ गए। बात क्या है? कुछ हुआ है क्या? जय ने उन्हें बताया कि कैसे आज वह पहली बार एक मिशन पर गया और कैसे कुछ ही पलों में कौशल जी शहीद हो गए। जय, पापा यहाँ आए दिन ऑपरेशंस चलते रहते हैं। कल को फिर किसी ऑपरेशन में मुझे जाना होगा और मैं उसमें शहीद हो गया तो आपका क्या होगा? माँ कैसे जिएगी मेरे बिना? मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहता। पापा, मैं आर्मी छोड़ दूंगा और वापस लौट कर आ जाऊंगा। मुझसे नहीं होगा ये सब। कबीर और जय के पापा ने यह बात सुन एक गहरी सांस ली। जय के पापा कुछ वक्त खामोश रहे, फिर सख्त आवाज में बोले, खबरदार, जो तूने ऐसा करने के बारे में सोचा भी, आज तो तूने ऐसा कह दिया है, लेकिन दोबारा अपने मुंह से इस तरह के शब्द निकाल मत देना। कैसी बात कर रहा है तू? यह लाइफ तूने खुद चुनी है। अच्छा खासा बीटेक कर रहा था तू। भूल गया क्या कि कैसे एक रोज तूने मेरे पास आकर कहा था कि तू आर्मी में जाना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है। यही सपना था तेरा, लेकिन मैं चाहता था कि तू बीटेक होते ही अच्छी सी नौकरी कर ले, लेकिन तू अपनी जिद पर अड़ गया था। मेरी नाराजगी के बाद भी तूने पेपर दिया और पास भी हुआ। कैसे भूल सकता है ट्रेनिंग के उन कठिन महीनों को? मैंने तुझे एक बार भी बात नहीं की थी, लेकिन तेरी पासिंग आउट परेड में जब मैंने खुद तेरे कंधे पर सितारे लगाए थे तो उस रोज मुझे एहसास हुआ था कि मैं कितना गलत था और तू कितना सही। उस रोज मुझे तुझ पर कितना गर्व महसूस हुआ था, मैं बता नहीं सकता। उस दिन से तू मेरा अभिमान, सम्मान सब कुछ है, लेकिन आज तू ऐसे कायरों की सी बात कर रहा है। जब रास्ता चुना है तो आगे भी बढ़, और खबरदार जो दोबारा ऐसी बात अपने मुंह से निकाली तो। मैं एक हार कर लौटे हुए फौजी से ज्यादा एक शहीद का पिता कहलवाना ज्यादा पसंद करूंगा। रात बहुत हो गई है, लगता है तू थक गया है। जा, थोड़ा आराम कर और खुद को थोड़ा वक्त दे, फिर बात करते हैं। कहते हुए उसके पापा ने फोन रख दिया। जय एक और सिर झुकाकर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दिल और दिमाग इस वक्त सुन पड़ गए थे। हाँ, आर्मी उसका पैशन, उसकी लाइफ सब कुछ है, लेकिन भला वह किसी के सीने पर गोली कैसे चला दे? वह अपने अंदर हो रहे अंतर्द्वंद से जूझ रहा था, जिसे शायद हर फौजी पहली बार बंदूक उठा किसी आतंकी को मारने से पहले जूझता होगा। कबीर सोच रहा था कि इसके पास जाना सही होगा भी या नहीं। वह कुछ वक्त तक अपनी जगह खड़ा रहा, फिर उसकी तरफ बढ़ चला। उसे वहां देख जय खड़ा हो गया। कबीर मुस्कुराकर बोला, पापा से बात कर रहे थे? ऐसे लोगों की हिम्मत जय, ना बढ़ाएं जी और सर। उनके चैनल पर इस कहानी को ना सुनें। दोनों अब चुप खड़े हो गए। कुछ वक्त बाद जय ने हिम्मत कर कहा, आई एम सॉरी सर। मैं जानता हूं कि मैंने आपको निराश किया। मैं अपने फर्ज से चूक गया। आप चाहें तो मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था और अब भी नहीं समझ पा रहा हूं।
मैं भी तो एक इंसान हूँ, कैसे किसी को मार दूँ? मैं आप लोगों की तरह किसी को शूट नहीं कर सकता। कबीर, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी सारी परेशानी मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। तुम्हारी ही तरह हर नए सोल्जर के लिए ये फीलिंग्स बहुत आम बात है। हम लोग कोई किलिंग मशीन नहीं हैं और ना ही पत्थर दिल होते हैं कि किसी को मारने से पहले या बाद में कोई फर्क ना पड़ता हो। कबीर ने जय के कंधे पर हाथ रखा। एक बात हमेशा याद रखना, हम जो भी करते हैं अपने देश के लिए करते हैं। जो हमारे देश का दुश्मन है वही हमारा दुश्मन है। जब तक शरीर पर यह वर्दी है, खुद को भूल जाओ कि तुम क्या हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारे पीछे कौन है। बस इतना याद रखो कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक सोल्जर हो और देश ही तुम्हारा सब कुछ है। हर वह इंसान जो इस देश के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेगा वो हमारा दुश्मन होगा। मत भूलो कि आर्मी एक सेल्फलेस सर्विस है, इसलिए सबसे पहले अपने बारे में सोचना छोड़ दो। और यहाँ तुम जय दीक्षित नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट जय दीक्षित बनकर अपनी जिम्मेदारियों को आगे बढ़कर स्वीकार करो। अपने इमोशंस को काबू में रखना सीख लो जय, आसानी रहेगी। भूल गए क्या सिखाया जाता है हमें कि सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद हमारे साथियों की जान और सबसे आखिर में कुछ बचता है तो वह है हमारा परिवार। जय गंभीर हो उसकी बातों को सुनने लगा। कबीर, पहली बार जब मैंने बंदूक हाथ में ली थी तो मैं भी तुम्हारी तरह परेशान हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे सब समझ में आने लगा। घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। अभी तुम नए हो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और तुम्हारा इन सब चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा। अनुभव इंसान को सब कुछ सिखा देता है। जय, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी बात समझने की। कबीर, जाओ, जाकर आराम कर लो। उसके जाने के बाद कबीर अब वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद एक ठंडी हवा का झोंका आया और कबीर के बालों को बिगाड़ कर चला गया। उसने जैसे ही उन्हें ठीक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कबीर ने नजरें घुमाकर उस ओर देखा तो सामने मुस्कुराती हुई तारा खड़ी थी। कबीर हैरान सा उसे देखता रह गया। तारा, तुम यहां? तारा झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, क्यों, क्या मुझे यहां आने की मनाही है? कबीर, नहीं, बात वो नहीं है, लेकिन तुम अचानक। तारा हंसने लगी। अचानक कैसे? सभी को पता है, मेजर कबीर सिंह राठौर कि जहां आप हैं वहां तारा है। कबीर मुस्कुरा उठा। तारा ने यह देख अपने दिल पर हाथ रख लिया। हाय, कितनी प्यारी मुस्कुराहट है तुम्हारी। क्यों लेकर घूमते हो गन वगैरह? तुम्हारी हंसी ही सामने वाले को मारने के लिए काफी है। कबीर अब थोड़ा छिप गया और इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई उन्हें देख या सुन तो नहीं रहा। तारा धीरे से बोली, टेंशन मत लो, कोई नहीं है यहाँ हमारे अलावा। तुम जितना चाहो शर्मा सकते हो, कोई तुम्हें नहीं देख पाएगा। वैसे मैं सोच रही हूँ कि यहाँ मौजूद सभी सोल्जर्स को बता दूँ कि उनके मेजर शर्माते भी हैं। कबीर, यार तारा प्लीज बस भी करो। तारा, क्यों बस करूं? तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा तो मिलनी चाहिए ना। कबीर, मैंने क्या किया? तारा ने अपना हाथ आगे बढ़ा कबीर के बालों को ठीक करना शुरू किया। ये काम तो मेरा है ना, फिर तुम क्यों मेरा हक छीन रहे थे? कबीर, तुम यहां नहीं थी तो? तारा गुस्से से उसे देखने लगी। तो तुम अपनी मनमानी करोगे? कबीर, अच्छा ठीक है, सॉरी, गुस्सा मत करो। तारा ने कबीर को अपने पीछे देखने को कहा। कबीर ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। वह अब आगे मुड़ा तो तारा भी गायब। वह इधर उधर तारा को देखने लगा, लेकिन अगले कुछ पलों में उसे एहसास हुआ कि वह सब उसकी कल्पना थी। कबीर ने अब अपने बालों को सही किया और खुद पर हंसने लगा। अगले ही पल उसे याद आया कि आज तारा को फोन करना था। कबीर ने टाइम देखा और सोचा कि अब तक तो वह सो गई होगी। नहीं,
मैंने कहा था उसे कि फ़ोन करूँगा, तो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। कबीर कैंप में गया और जल्दी से अपना फ़ोन लेकर बाहर आ खड़ा हुआ। उसने तारा को कॉल किया। तारा ने जैसे ही अपने हाथ में लगी फ़ोन की स्क्रीन पर कबीर का नाम देखा तो जैसे जान में जान आई। उसने फटाफट से कॉल रिसीव की। हेलो। कबीर, सोई नहीं थी क्या? तारा अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। यह भी कोई तरीका है? तुम आधी रात को फ़ोन कर रहे हो। पता है मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। 8-10 दिन में तो 1-2 बार ही फ़ोन पर बात होती है, और उसमें भी तुम कटौती करना चाहते हो। कितनी परेशान हो गई थी मैं। तुम्हें पता भी है मुझसे मतलब है भी या नहीं तुम्हें, लेकिन मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अपना नहीं तो मेरा सोच लिया करो। कबीर हंस दिया तो तारा नाराज हो गई। तुम्हें हंसी आ रही है? कबीर, तो और क्या करूं? तुम सारा टाइम शिकायत करती रहोगी तो फिर हम बात कब करेंगे? तारा को अपनी गलती का एहसास हुआ। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी शिकायत। वैसे तुम ना बहुत चालाक हो, हर बार यही बहाना बनाकर हमारी लड़ाई खत्म करवा देते हो। कबीर, लेकिन तुम भी तो हर बार मेरी बात मान जाती हो। तारा, वो इसलिए क्योंकि पूरी तरह पागल जो हो चुकी हूं तुम्हारे प्यार में। दोनों कुछ वक्त तक खामोश रहे। कबीर को एहसास हुआ कि तारा रो पड़ी है। सॉरी, काम में बिजी था, अभी फ्री हुआ तो तुम्हारा ख्याल आया। तुम्हें पता है यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मेरे बालों को बार बार बिगाड़ रही है। तुम मेरे पास होती तो कुछ तुम मुझे अपनी सुनाती, कुछ मैं तुम्हें अपनी सुनाता। यहाँ की जो हवा है ना, वह मेरे बालों को बिगाड़ रही है। मैं सोच रहा था कि अगर तुम यहाँ होती तो मेरे बालों का ख्याल रखती। तारा मुस्कुरा दी। तुम्हें देखना चाहती हूँ, बहुत दिन हो गए। कितने दिन हो गए तुम्हें गए हुए। इस बार छुट्टी लेकर आ जाओ ना। हर बार कुछ ना कुछ बहाना लगा देते हो। कभी खुद छुट्टी नहीं लेते तो कभी कैंसिल हो जाती हैं। कबीर, हाँ मैं भी सोच रहा हूँ कि छुट्टी ले लूँ। काफ़ी दिन हो गए तुम लोगों से मिले हुए। 1-2 दिन में बात करता हूँ सर से। उम्मीद है इस बार मुझे छुट्टी मिल जाए। लेकिन तुम ज़्यादा खुश मत होना। पिछली बार ऐन मौके पर जब छुट्टी कैंसिल हो गई थी तो कितना रोए थे तुम और माँ। मौली भी रोने लगी थी। इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर कुछ हो जाए। तारा, ठीक है। कबीर, मैं फ़ोन करता हूँ फिर किसी दिन। अपना ख्याल रखना। तारा, तुम भी। कबीर ने फ़ोन रख दिया। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे की यादों में खोए रहे, फिर सोने चले गए। देव अपने कमरे में परेशान सा घूम रहा था कि तभी मंजीत आया। कबीर का कुछ पता चला? क्या रहा ऑपरेशन का? देव, पता नहीं, अभी तक तो कोई खबर नहीं मिली। ऋषभ गया है पूछने के लिए। मंजीत, ठीक है, इंतज़ार करते हैं। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मंजीत बोला, यह रावण भी पता नहीं कहाँ रह गया। कितना इंतज़ार करवाएगा हमसे? अरे मैं होता तो फटाफट पूछ कर आ जाता। तभी दरवाजे पर आ खड़ा हुआ ऋषभ बोला, हाँ तेरी तो बात ही अलग है, हमारी तेरे से क्या बराबरी। मंजीत ने उसे वहां देखा तो हड़बड़ा गया। तू कब आया? ऋषभ, तभी जब तू कुटिल मंथरा की तरह मेरे दोस्त के कान भर रहा था। देव बेचैन सा बोला, इसे छोड़, तू बता क्या रहा। ऋषभ, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, कबीर भी ठीक है, लेकिन एक सिपाही शहीद हो गया। देव और मंजीत ने कबीर के सही सलामत होने पर राहत की सांस ली, लेकिन फिर अगले ही पल अपने एक सिपाही की शहादत पर दोनों के चेहरे पर उदासी छा गई। ऋषभ, कल मुझे कुछ काम से बेंगलुरु जाना होगा, आ जाऊंगा जल्दी, कहकर वो जाने लगा तो मंजीत ने उसका हाथ पकड़ लिया। कब आएगा तू? ऋषभ हंस पड़ा, पहले जाने तो दे, तभी तो लौट कर आऊंगा। देव उसके पास आ खड़ा हुआ, अपना ख्याल रखना। ऋषभ ने पहले मंजीत की तरफ फिर देव की तरफ देखा और हंस पड़ा। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी काम से नहीं जा रहा, बल्कि तुम दोनों मुझे डोली में बिठाकर विदा कर रहे हो। देव हंस पड़ा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। ऋषभ, रात काफी हो गई है, सो जाओ, मैं भी चलता हूं। ऋषभ अपने कमरे में चला गया। देव ने देखा मंजीत कुछ उदास है
देव, क्या हुआ? किस सोच में पड़ गया? मंजीत, यार देव, हम पहले कितने खुश थे ना, तू, मैं और कबीर। अब तो ऋषभ भी आ गया है। हम साथ साथ कितनी मस्ती करते थे ना, लेकिन पहले तू दूर चला गया और अब कबीर। पता नहीं कभी फिर से एक साथ मिल पाएंगे भी या नहीं। देव, बात तो तू सही कह रहा है। कबीर हमसे भले ही दूर है, लेकिन इस बात की तसल्ली तो है कि वो जहां भी है सही सलामत है। तेजस्विनी अपने कमरे में बैठी चाची से फोन पर बात कर रही थी। चाची, देख ले बेटा, बहुत अच्छा लड़का है वो, और मेरी चचेरी बहन का बेटा है। मनीष को तो तू बचपन से ही जानती है। तुझे तो पता है ना कि कैसे आज के ज़माने में बिन माँ बाप की बच्ची को कोई नहीं अपनाता, लेकिन मनीष को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं है। उसने तो बहुत पहले से ही कह दिया है कि वह शादी करेगा तो सिर्फ तुझसे। स्विनी, चाची, हम आपसे शादी करने के लिए मना नहीं कर रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास शालू भी तो है जिसका आपको सोचना है, लेकिन हम कह रहे हैं कि शादी की बात कुछ वक्त बाद करें। मनीष को शादी की जल्दी है तो वो किसी और से शादी कर लें। अभी हम कुछ वक्त चाहते हैं बस। वैसे भी हमें मनीष पसंद नहीं है। चाची, क्यों? क्या खराबी है उसमें? अच्छी नौकरी है, देखने में भी अच्छा लगता है, और दहेज भी नहीं ले रहे, क्योंकि आपस की रिश्तेदारी की बात है। स्विनी, नहीं चाची, प्लीज़ आप समझो ना। चाची थोड़ी नाराज हो गई। सब कुछ मैं ही समझूं, तू नहीं समझेगी कुछ। मेरी ही गलती है जो तुझसे कुछ उम्मीद कर रही थी। वैसे तू इस बार बेंगलुरु से छुट्टियों में जब घर आएगी ना, तो मैं तेरी सगाई करवा दूंगी मनीष से। अब क्या करूं, तू प्यार से तो मान ही नहीं रही। चाची ने नाराजगी में फोन रख दिया। स्विनी उदास हो बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर वहां पर राशि किसी काम से आई। उसने जब स्विनी को उदास सा देखा तो बोली, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों है? स्विनी उसे देख उठ बैठी। चाची से बात हुई। वो चाहती हैं कि हमारी शादी मनीष से हो, लेकिन हमें वह पसंद नहीं। तुम्हें तो पता है ना उसकी हरकतों के बारे में। उसमें बात तक करने की तमीज़ नहीं है, और जब भी हम अपने घर जाते हैं तो सारा सारा दिन हमारे घर पर ही पड़ा रहता है। हर वक्त हमें घूरता रहता है। चाची का रिश्तेदार होने का बहुत फ़ायदा उठा रहा है। मन तो करता है उसे शूट कर दें। हम बता रहे हैं कि हम उससे शादी नहीं करेंगे, लेकिन चाची तो इस बार की छुट्टियों में हमारी सगाई करने का तय कर चुकी हैं। राशि, तो तू उनसे कह क्यों नहीं देती कि उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया। अब तू बड़ी हो गई है तो अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती है। सुनी हैरान सी उसे देख रही थी। तुम पागल हो गई हो? जब हम 15 साल के थे तब से चाची हमें संभाल रही हैं, हमारी हर जरूरत का ध्यान रखा है, और आज 10 साल बाद तुम कह रही हो कि हम चाची से रिश्ता खत्म कर लें, उन्हें अकेले ऐसी हालत में छोड़ दें? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। राशि, तो फिर क्या करेगी तू? स्विनी, मनीष तो हमसे पहले ही शादी करना चाहता था। वह तो चाची ने हमारा साथ दिया कि अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो यही सही, और इस तरह हम पिछले कुछ साल से उससे बच रहे हैं, पर अब ये मुश्किल दिख रहा है। हे भगवान, कुछ तो ऐसा करिए कि हमारी लाइफ सेट हो जाए अच्छे से, और ये मनीष हमारा पीछा छोड़ दे। अगले दिन सुबह ही ऋषभ बेंगलुरु हेडक्वार्टर के लिए निकल गया। वहां पहुंच उसे पता चला कि जिस ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल मिस्टर सिंह से वो मिलने आया है, वो एक ऑपरेशन के दौरान घायल हो हॉस्पिटल में एडमिट है। इधर कैप्टन तेजस्विनी अपनी दोस्त कैप्टन राशि के साथ उसके पेशेंट मिस्टर सिंह को इंजेक्शन देने पहुंच गई। ऋषभ भी अब हॉस्पिटल के अंदर आ पहुंचा।